हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हमारे सुपर हिट नीट सुपर ह्यूमन इनविजिबल थॉट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सही कहा। और आज इस गहन विश्लेषण में हम फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे। ये एक ऐसा डीप डाइव है जो आपके नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल, इसकी मदद से आप लोग असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पर उसके लिए आपको हमारे साथ बिकॉज और ड्यू टू वाले स्टेटमेंट्स पर प्रॉपर्ली फोकस करना होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते वक्त ओनली क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि एक्चुअली सही भी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बिना क्वेश्चंस के बहुत कम फायदा होता है। हाँ, पर उन क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो हमेशा उनमें स्ट्रगल करते रहते हैं। उन्हें सॉल्व करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। तो चाहिए आज हमारे साथ इस डीप डाइव में, जिसमें हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे, जिसकी मदद से आप लोग मिनिमम टाइम में मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए दिमाग में फिट हो जाएं। तो चलिए ओपन कीजिए अपनी एनसीईआरटी हमारे साथ और नाउ स्टार्ट हाइलाइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद कीवर्ड्स। राइट। मिनिमम टाइम में जिसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे। और अगर बुक ओपन करने का टाइम नहीं है तो भी आप इसे स्टोरी फॉर्मेट में ओनली ऑडियो सुनकर रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का हमारा सोर्स मटेरियल है एनसीईआरटी का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हम शुरुआत कर रहे हैं 19th सेंचुरी की क्लासिकल फिजिक्स की उस बड़ी फेलियर से जहां से साइंस का पूरा नजरिया बदल गया। हाँ, और कहानी स्टार्ट होती है हॉट बॉडीज यानी गर्म वायुओं के रेडिएशन से, जिसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। देखो, इमेजिन करो कि हम एक लोहे की छड़ यानी आयरन रॉड को भट्टी में गर्म कर रहे हैं। तो पहले वो डल रेड होती है, फिर और गर्म करने पर प्रोग्रेसिवली वाइट होती है और फाइनली एक्सट्रीम टेम्परेचर पर ब्लू हो जाती है। अब यहाँ क्लासिकल वेव थ्योरी बुरी तरह अटक गई थी। उनका मानना था कि एनर्जी एक कंटिन्यूअस वेव है। अगर ये सच होता तो लोहे की चमक बढ़नी चाहिए थी, बट कलर चेंज नहीं होना चाहिए था। वेट, तो क्लासिकल फिजिक्स इस कलर चेंज को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाई? बिल्कुल नहीं। रेड रेडिएशन किसी और टेम्परेचर पर निकल रही थी, ब्लू किसी और पर। इस फेलियर को सॉल्व किया मैक्स प्लैंक ने। 1858 से 1947 तक उनका जीवन काल था और उन्हें अपनी इस 1900 की थ्योरी के लिए 1918 में नोबेल प्राइज भी मिला। ओह वाओ! तो प्लैंक ने ऐसा क्या अलग सोचा? उन्होंने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स में निकलती है। इन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटम नाम दिया। ये तो क्लासिकल फिजिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट था। हाँ, और उन्होंने एक इक्वेशन दी, E=h²। यहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.626 टाइम्स 10⁻⁻34 जूल्स सेकंड। इस क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मैं एक स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के एनालॉजी से समझता हूँ। हम पहली सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं या दूसरी पर दोनों के बीच हवा में नहीं। एनर्जी वैल्यूज भी कंटिन्यूस नहीं होती। सही पकड़ा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वांटम थ्योरी ने एक और बड़ी पजल सॉल्व की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1887 में H. हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि जब लाइट कुछ स्पेसिफिक मेटल्स पर पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जैसी मेटल्स, राइट? एग्जैक्टली। पर प्रॉब्लम ये थी कि क्लासिकल वेव थ्योरी कहती थी कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी यानी चमक बढ़ा दें तो ज्यादा एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पर रियलिटी में ऐसे नहीं हो रहा था। वेट, आई वांट टू पुश बैक ऑन दिस। असर्शन ये है कि लाइट मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। रीजन है कि लाइट फोटॉन से बनी है। पर अगर मैं पोटेशियम मेटल पर एक रेड लाइट डालूं जिसकी इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, आंख चौंधिया देने वाली चमक, तो क्या तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि हर मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसे न्यू जीरो कहते हैं। पोटेशियम के लिए ये 5.0 टाइम्स 10⁻14 हर्ट्ज है। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है, करीब 4.3 से 4.6 के आसपास। और चाहे कितनी भी डेंस रेड लाइट हो, एनर्जी का एक पैकेट या क्वांटम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी नहीं है। पर अगर मैं वीक येलो लाइट डालूं जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.1 से 5.2 है, तो क्या होगा? तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका एक फोटॉन ही काफी पावरफुल है
और इसको एक्सप्लेन किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। उन्होंने लाइट को पार्टिकल्स की स्ट्रीम बताया जिन्हें फोटॉन कहते हैं। और इसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी hν इक्वल्स hν0 प्लस हाफ MeV², यानी टोटल एनर्जी 2 पार्ट्स में यूज होती है। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जिसे वर्क फंक्शन या W0 कहते हैं, और बचा हुआ पार्ट काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। ये वर्क फंक्शन का डेटा एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिया है। जैसे लिथियम का है 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और सोडियम का 2.3। सही बात है। पोटेशियम का थोड़ा और कम है, 0.25 eV, पर वैसे कुछ मेटल्स का काफी हाई होता है, जैसे मैग्नीशियम का 3.7 eV और कॉपर का सबसे ज्यादा 4.8 eV होता है। सिल्वर का 4.3 है। सो इससे पहले कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरफ बढ़ें, चलो एक बहुत क्विक रिकैप लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में लॉक हो जाए, और अपने फ्यूचर डॉक्टर से एक सवाल भी पूछते हैं। गुड आइडिया। तो हमने देखा क्लासिकल फिजिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझा पाई, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी, हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा और आइंस्टाइन ने फोटॉन थ्योरी से उसको एक्सप्लेन किया। और हमारा सवाल है ऑडियंस के लिए, आप लोग कमेंट करके एक वर्ड में आंसर दीजिए। E इक्वल्स टू H न्यू में H क्या कहलाता है? लेट्स सी कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं। और हाँ, अगर ये ऑडियो स्टोरी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम पूरे नीट यूजी सिलेबस के ऐसे डीप डाइव्स बना सकें। बिल्कुल, अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको और क्या चेंजेस चाहिए। तो अब आगे चलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर लाइट का नेचर डुअल है तो एटम के अंदर क्या हो रहा है। जब हम नॉर्मल व्हाइट लाइट को प्रिज्म से निकालते हैं तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, जैसे रेनबो। वॉयलेट से लेकर रेड तक सब मर्ज होता है। पर एटम्स का स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं होता, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। उसमें स्पेसिफिक कलर्स की लाइंस होती हैं और बीच में डार्क स्पेसेस। लाइक सुपरमार्केट बारकोड, हर एलिमेंट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। एग्जैक्टली। और इस टेक्निक को यूज करके रॉबर्ट बंसन ने कई एलिमेंट्स डिस्कवर किए, जैसे रुबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम। यहाँ तक कि सन में हीलियम भी स्पेक्ट्रम देखकर ही डिस्कवर हुई थी। ओह वाह, सन के अंदर? तो सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा था? वहां से क्या पता चला? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अलग अलग सीरीज ऑफ लाइंस दिखी। 1885 में बाल्मर ने विजिबल लाइट के लाइंस के लिए फॉर्मूला दिया। फिर जोहानिस राइडबर्ग ने एक मास्टर फॉर्मूला बनाया और एक राइडबर्ग कांस्टेंट दिया, जो है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। और उन सीरीज के नाम भी उन्हीं साइंटिस्ट पर हैं जिन्होंने उन्हें डिस्कवर किया, जैसे लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट और फंड। हाँ, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रीजन में है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में, और पैशन, ब्रैकेट और फंड ये तीनों इंफ्रारेड यानी IR रीजन में आती हैं। इसको इजीली याद रखने के लिए एक शॉर्टकट या निमोनिक है, बस लेटर्स याद रखो, LBPBP। पहला UV, दूसरा विजिबल, बाकी तीनों IR। सिंपल। पर अब सवाल ये था कि ये बारकोड्स बन क्यों रहे हैं? और इस सवाल का जवाब दिया नील्स बोर ने 1913 में, जिसके लिए उन्हें 1922 में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने प्लैंक की क्वांटाइजेशन को एटम के स्ट्रक्चर पर लगा दिया। आई थिंक उनका मॉडल सोलर सिस्टम जैसा था, है ना? थोड़ा बहुत, पर क्वांटम रूल्स के साथ। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं, जिन्हें उन्होंने स्टेशनरी स्टेट्स कहा। और इसमें एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है MEVR इक्वल्स n मल्टीप्लाइड बाय h/2π। यहाँ n ऑर्बिट का नंबर है। राइट। इस रूल से ऑर्बिट का रेडियस और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स हो गई। रेडियस का फॉर्मूला है Rn इक्वल्स n² मल्टीप्लाइड बाय A0। यहाँ A0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर्स होती है। और एनर्जी का फॉर्मूला है En इक्वल्स माइनस RH मल्टीप्लाइड बाय 1/n², जहां RH वही रेडबर्ग कांस्टेंट का एनर्जी फॉर्म है, जिसकी वैल्यू है 2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जूल्स। बट एक सेकंड, एनर्जी नेगेटिव क्यों है यहाँ? देखो, ये एक बहुत कॉमन डाउट है। नेगेटिव साइन स्टेबिलिटी दिखाता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कंप्लीटली फ्री होता है इन्फिनिटी पर, तो हम उसकी एनर्जी 0 मानते हैं।
जब वो अट्रैक्ट होकर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अच्छा, तो 0 से कम एनर्जी होगी तो नेगेटिव ही आएगी ना, ये बात क्लियर हो गई। और बोर मॉडल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर भी एप्लीकेबल था, जैसे E+, Li2+ और Be3+। बिल्कुल, पर बोर मॉडल की बहुत सारी लिमिटेशंस थीं। पहली बात, ये डबलेट लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी एक स्पेक्ट्रल लाइन एक्चुअली 2 क्लोज लाइन से बनी होती है। और सबसे बड़ी फेलियर तो ये थी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जैसे हीलियम, उसको भी बोर मॉडल नहीं समझा पाया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स पर काम कर रहा था। हाँ, और जब एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो लाइंस स्प्लिट होती हैं, जिसे ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर स्टार्क इफेक्ट होता है। बोर मॉडल इनको भी समझा नहीं पाया। और केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं था। मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट का आइडिया ही शायद थोड़ा फ्लॉट था। तो आई थिंक यहाँ हमारा दूसरा क्विक रिकैप बनता है। जरूर। तो हमने बारकोड जैसा लाइन स्पेक्ट्रम देखा, बाल्मर और राइडबर्ग के फॉर्मूलाज, और फिर बोर का स्टेशनरी स्टेट मॉडल देखा, और एंड में बोर मॉडल के फेलियर्स समझे। और ऑडियंस के लिए एक और छोटा सवाल, LBPBP निमोनिक में जो पहला L है यानी लाइमन सीरीज, वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में फॉल करती है? कमेंट करके बताइए। राइट। अब आते हैं फिजिक्स के उस सबसे बड़ी ट्विस्ट पर जिसने बोर मॉडल को पूरी तरह हिला दिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर। 1924 में लुईस डे ब्रोगली ने एक बहुत अजीब थ्योरी दी। लाइट तो वेव है जो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ये तो आइंस्टाइन ने बताया। हाँ। पर दे ब्रोगली ने कहा कि मैटर जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। हाँ, उन्होंने इक्वेशन दी लैम्डा इक्वल्स h/mv, यानी वेवलेंथ इक्वल्स प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। इसने साइंस में क्रांति ला दी। तो इसका मतलब हर मूविंग ऑब्जेक्ट एक वेव है। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो क्या मैं भी वेव हूं? टेक्निकली हाँ, पर आपका मास इतना ज्यादा है कि आपकी वेवलेंथ प्रैक्टिकली 0 होती है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिया है 1 मिलीग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट की अनसर्टेनिटी 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, जो नेग्लिजिबल है। पर एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.11 टाइम्स 10⁻31 kg है, उसके लिए ये वेव नेचर बहुत बड़ा असर डालता है। एग्जैक्टली। और इस इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है, जो चीजों को 15 मिलियन यानी 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। इनक्रेडिबल। और इस वेव नेचर की वजह से वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में अपना फेमस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। सही कहा। इक्वेशन थी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। यानी आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही टाइम पर नहीं नाप सकते। वेट, मुझे इस पर फिर पुश बैक करना है। अगर हमारे पास फ्यूचर में एक एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर माइक्रोस्कोप आ जाए तो क्या तब भी हम इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज पोजीशन नहीं देख पाएंगे? इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि जब हाई एनर्जी फोटॉन उससे टकराएगा तो उस कोलिजन से इलेक्ट्रॉन की स्पीड और डायरेक्शन पूरी तरह बदल जाएगी। ओ आई सी। मतलब देखने का प्रोसेस ही इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल देता है। तो बोर का जो फिक्स्ड पाथ या ट्रैजेक्टरी का आइडिया था वो टोटली गलत हो गया। बिल्कुल। यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म और क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुई, जिसमें फिक्स्ड पाथ नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की किसी एरिया में होने के कितने चांसेस हैं। वाह, ये तो माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण का एक फाइनल क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू हुई क्लासिकल फिजिक्स के फेल होने से। प्लैंक और आइंस्टाइन ने एनर्जी और लाइट को क्वांटाइज किया, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने हमें एटम के अंदर का बारकोड दिखाया, जिसका यूज करके बोर ने मॉडल बनाया। पर इवेंचुअली डे ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने साबित किया कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया फिक्स्ड पाथ्स पर नहीं, प्रोबेबिलिटीज पर चलती है। और इसी के साथ ये चैप्टर एक नए क्वांटम डायमेंशन में हमें ले आता है, जहां रूल्स बिल्कुल अलग है। सो जाने से पहले एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहता हूं। अगर हमारे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स इन्हीं अनसर्टेनिटीज और प्रोबेबिलिटीज पर चलते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी कंप्लीटली प्रीडिटरमिन्ड या पहले से लिखा हुआ नहीं है? क्या हमारी पूरी फिजिकल रियलिटी सिर्फ अनिश्चितता का एक बड़ा खेल है? आप लोग इस पर जरूर सोचना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग फ्यूचर डॉक्टर्स।